हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। हालांकि लेंस के बारे में सीधे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आज इंट्रोडक्टरी मतलब वीडियो लेक्चर बनाएंगे इंट्रोडक्शन लेंस के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम टॉपिक पे आ जाएंगे तो थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो इसीलिए आज हम लोग थोड़ा सा लेंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि हम लेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब है उसके बारे में लिखेंगे कुछ नहीं, केवल उसके लेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसकी अभिसारी अपसारी क्रियाएं क्या होती हैं, और वो उत्तल लेंस क्यों प्रकाश किरणों को मोड़ता है और अवतल क्यों फैलाता है, पतला लेंस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, मुख्य फोकस है ना, प्रतिबिंब बनने के नियम, ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं लेंस। तो हमारी हेडिंग है लेंस। ठीक, तो लेंस क्या है? तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, यानी कि कह सकते हैं कि लेंस जो है वो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम होता है। दोनों अपवर्तक पृष्ठ या तो गोली हो या तो एक अपवर्तक पृष्ठ गोली हो तथा दूसरा समतल हो सकता है, लेकिन एक अपवर्तक पृष्ठ गोली जरूर होना चाहिए। अगर दोनों समतल हो जाएंगे तो एक तरह से कांच का गुटका हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें वो लेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दोनों अपवर्तक पृष्ठ या तो गोली हो या तो एक अपवर्तक पृष्ठ गोली और दूसरा समतल हो सकता है। ठीक, तो ये दो पृष्ठों से घिरा होता, अपवर्तक पृष्ठ होते हैं दोनों, मतलब दोनों में अपवर्तन की क्रिया होती है, दो पृष्ठ होता है, यानी कि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं। अपवर्तन की घटना जो होती है वो दोनों पृष्ठों से होती है। ठीक है, तो दो अपवर्तक पृष्ठ, यानी कहने का मतलब है कि लेंस जो है दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम मतलब कांच होता है, जिसका दोनों पृष्ठ या तो गोली हो या तो एक वो समतल हो और दूसरा क्या हो, गोली हो। लेकिन कम से कम एक पृष्ठ गोली होना जरूरी होता है, उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, तो लेंस का दो प्रकार के होते हैं। लेंस क्या होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से हम दो लेंस, हम द्विउत्तल और द्विअवतल लेंस पढ़ेंगे, है ना। तो लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उत्तल लेंस जो होता है ये भी तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस मतलब वो होता है जो बीच में मोटा होता है और किनारों पे जाते हुए पतला होता है। जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, जो बीच में मोटा होता है
किनारों पर पतला होता है तो उसे उत्तल लेंस कहेंगे। जैसे वो राउंड होता है उसे आप बीच में टच करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता है, अगर उसको रियल में देखें तो ऐसा नहीं होता, राउंड होता है ना, लेकिन हम उसको दिखाने के लिए ऐसा शो करते हैं। तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा रहेगा, ऐसे टच करेंगे तो उभरा होगा, ऐसे किनारे पे जाएंगे तो पतला होता जाएगा। तो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और ये भी 3 प्रकार का होता है ना। असले इसकी डिफिनीशन क्या है कि बीच में आपको मोटा मिलेगा, किनारों पर पतला मिलेगा। और ये आप इस पे आपतित किरणें जो है, प्रकाश किरणों को जो किसी एक बिंदु पे अपवर्तन के बाद मोड़ता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं, विभाग में देखेंगे। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, क्योंकि इस पर आपतित प्रकाश किरणों को या अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मोड़ देता है, तो इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक, और ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ये भी अभी आएंगे। द्विउत्तल लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स होते हैं द्विउत्तल लेंस, और एक समतल उत्तल होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, और एक उत्तल अवतल उत्तल होता है अवतल कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है अवतल उत्तल। तो द्विउत्तल तो यही होता है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, उभरे हो। समतल उत्तल का मतलब होता है जैसे एक पृष्ठ समतल हो दूसरा उत्तल हो। अवतल उत्तल का मतलब है कि एक पृष्ठ अवतल दबा हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो, उभरा हो, ये होता है। बाइकॉन्वेक्स यानी कि ये जो है दोनों पृष्ठ जिसके उभरे होते हैं, तो इसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। एक समतल एक उत्तल हो तो समतल उत्तल, एक पहला अवतल हो दूसरा उभरा हो तो उसको अवतल उत्तल कहते हैं। ठीक, उसी तरह से अब आते हैं दूसरा अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस क्या होता है, ये बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अगर इसे आप हाथ से टच करके देखेंगे तो अंदर गड्ढा दिखेगा, और जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ेंगे मोटा होता जाएगा, यानी बीच में पतला किनारों पे मोटा, बीच में पतला किनारों पे मोटा। ये बीच में ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए अपसारी लेंस भी कहते हैं इसको। प्रकाश किरणों को ये फैला देता है ना। तो ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो ये भी 3 प्रकार का होता है ना। ये भी क्या होता है, 3 प्रकार का। एक होता है द्विअवतल, यानी जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, अवतल होते हैं, यानी इस तरह से। यही मुख्य है, इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है। और एक उत्तल है जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, उसके बारे में। दूसरा है समतल अवतल, एक समतल है दूसरा पृष्ठ क्या होता है, अवतल। तीसरा है यानी कि एक हो गया इसके दोनों पृष्ठ क्या होंगे, अवतल हो जाएंगे। दूसरे में क्या हो जाएगा, इसका एक पृष्ठ क्या हो जाएगा, समतल है, दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तल है। ठीक है, और तीसरा अवतल उत्तल होता है। तीसरा लेंस क्या होता है, इसका जो तीसरा प्रकाश होता है अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, यानी इसी तरह का अवतल होगा और फिर उत्तल होगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 प्रकार होता है। ये हमारा क्या होता है, 3 प्रकार होता है, जिसके दोनों तल अवतल हो, एक समतल एक अवतल हो, फिर एक अवतल उत्तल हो। तो ये 3 प्रकार होते हैं, जिसमें ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में क्या होता है, तीसरा वाला दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है।
जिसको हम लोग अवतल, उसमें क्या कहा था हमने, अवतल उत्तल, और इसमें भी हम लोग क्या कहेंगे इसको, उतला अवतल। मतलब उत्तल हो और अवतल हो। देखिए उत्तल है, अवतल है, इसी बात को उलट भी सकते हैं आप। जैसे पहला क्या कर लें हम, उत्तल, तो बाद वाले को क्या कर लें, अवतल, है ना। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। तो हमें मुख्य रूप से पहले दोनों पढ़ने हैं, यानी द्विउत्तल द्विअवतल, यानी कि मुख्य रूप से हमें इस लेंस के बारे में ही पढ़ना है, इस लेंस के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। ठीक। अब लेंस की अभिसारी अपसारी प्रक्रिया, लेंस की अभिसारी और अपसारी क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए लेंस को माना जा सकता है कि लेंस जो है वो छोटे छोटे प्रिज्मों के टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। और हम प्रिज्म, हालांकि प्रिज्म तो अभी हम आगे पढ़ाएंगे, पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, यानी कि जब हम दर्पण खत्म किए थे तो प्रिज्म ही शुरू करना चाहिए था। चलिए, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है तो आइडिया तो होगा ही थोड़ा बहुत। प्रिज्म कुछ इस आकार से प्रदर्शित किया जाता है हाई स्कूल में, और इस पे जो रेस आती है आधार की तरफ से आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद आधार की ओर ही मुड़ जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हम अपवर्तन, लेंस से अपवर्तन की क्रिया को समझाएंगे, तो इसकी अभिसारी अपसारी क्रिया को समझाएंगे। क्यों उत्तल जो होगा वो प्रकाश किरणों को बटोरेगा और क्यों ये प्रकाश किरणों को फैलाएगा। ठीक है। अब इसे आप छोटे छोटे प्रिज्मों के रूप में तोड़ लेंगे। देखिए ये आयताकार हो गया, फ्लैट हो गया, है ना। तो इसमें रेज में कोई विचलन नहीं होगा, यानी रेज में अपवर्तन नहीं होगा। तो इस पे रेज अगर आएगी तो सीधे निकल जाती। ठीक है। इस पे रेज अगर आएगी तो क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। अब ऊपर वाली बात करें, देखिए ऊपर और ये वाली पे बात करें, तो प्रिज्म क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को आधार की ओर मोड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेज आई इस तरह से, तो ये क्या करेगा, आधार की तरफ क्या करेगा, यहाँ आएगी आधार की तरफ मोड़ देगा। वैसे ये रेज देखिए आधार आएगी, यहाँ आएगी, फिर इधर से मुड़ जाएगी। उसी तरह से इसमें भी यही होगा। ये वाले पोर्शन में तो सीधे रेज निकल जाएंगी, लेकिन इस पोर्शन से देखिए ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, यहाँ पर भी ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है। तो इसमें प्रिज्म की तरह अपवर्तन होगा, इसमें भी प्रिज्म की तरह अपवर्तन होगा। रेज जो है आधार की ओर ही मुड़ेगी, यहाँ भी रेज आधार की ओर ही मुड़ेगी अगर आएगी तो, है ना। यहाँ पर भी आधार की ओर ही मुड़ेगी, लेकिन ये बीच में जो रेज आएंगे वो सीधे चली जाएंगे। ठीक। तो ये अपवर्तन की क्रिया इसी पे समझाई गई है कि ये अभिसारी और अपसारी जो क्रिया होती है लेंस में, ये इसी बात पर होती है कि उनको हम छोटे छोटे प्रिज्मों के टुकड़े में मान लेते हैं और एक मानते हैं कि एक दूसरे पे सटा के रखा हुआ है। वही काम देखिए इस पर भी हम लेते हैं। चलिए इसको तीन पार्ट में केवल बांटते हैं। तो ये प्रिज्म की तरह है, तो जैसे रेज आएगी, समांतर रेज आएगी, मान ले आते हैं तो मोड़ती किधर है, ये आधार की ओर मोड़ेगी। ये भी समांतर आएगी तो प्रिज्म का काम क्या है, आधार की ओर मोड़ना, और बीच से आएगी तो सीधे निकल जाएगी, क्योंकि ये लगभग एक आयताकार टुकड़े की तरह व्यवहार करता है। कांच का टुकड़ा स्लैब होता है तो उसमें विचलन नहीं होता, और इसमें देखिए विचलन इतना हो गया, इसमें विचलन इतना हो गया, इसमें कोई विचलन नहीं होता, है ना। क्योंकि जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जैसे आयताकार स्लैब से कोई चीज रे आती है
तो आधार की भले मुड़ जाती, लेकिन जब बाहर निकलती है तो ये दोनों चूंकि पैरेलल होती है, तो पैरेलल रेज में कोई विचलन नहीं होता, सीधे ही जाती है। देखिए इसमें कोई मुड़ाव नहीं आया। तो उसी तरह इस तने पोर्शन से कोई मुड़ाव नहीं आएगा, लेकिन ये देखिए ये प्रिज्म की तरह से है, इसमें मुड़ाव होगा। तो रेज जो है हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती हैं, तो इसीलिए ये मुड़ जाती। यानी कि ये प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। अवतल लेंस फैला रहा है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, और इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। और इसे अभिसारी लेंस कहेंगे क्योंकि प्रकाश किरणों को मोड़ रहा था, है ना। अभिसारी कहेंगे क्योंकि प्रकाश किरणों को मोड़ रहा था। प्रकाश किरणों को मोड़ रहा था। 3 पार्ट में अगर इसको बांटे तो देखिए रेज आएगी इस तरह से, इस वाले पे आधार की ओर मुड़ेगी, यहाँ पे सीधे निकल जाएगी, आएगी आधार की ओर मुड़ेगी। प्रिज्म का काम क्या होता है? रेज को आधार की ओर मोड़ देना। अगर मान लिया ऐसे ना लें, यहाँ आएगी फिर अपवर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा, आएगी पहले से अपवर्तन होगा, थोड़ा मुड़ी फिर अपवर्तन हुआ, पूरा मुड़ गई, है ना। डबल अपवर्तन होता है तो आधार की तरफ मुड़ जाती है। ठीक, तो इसीलिए इसमें देखिए आधार की तरफ मुड़ेंगे तो फैल जाएंगी, और इसमें आधार नीचे बड़ा होता है ना, और इधर इस तरह का पोर्शन होता है, तो इसलिए बटुर जाएंगी। तो इसीलिए ये प्रकाश किरणों को बटोरता है, इसीलिए अभिसारी लेंस कहलाता है, और ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसीलिए अपसारी लेंस कहलाता है। ठीक, चलिए है ना। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मुख अक्ष, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ क्या है? परिभाषाएं। ठीक है, लेंस से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। इसमें अब आप देखेंगे पहला मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस के 2 वक्र पृष्ठ होते हैं, इसलिए 2 वक्रता केंद्र होते हैं। आप देखिए ये है, यहाँ पे 2 वक्र पृष्ठ हुआ, तो इसको अगर हम इस तरह चाहें तो एक गोला बना सकते हैं, और इस वक्र पृष्ठ से चाहें तो एक दूसरा गोला बना सकते हैं। बाएं वाले को हमेशा प्रथम मानेंगे, दाएं वाले को द्वितीय मानेंगे। तो इसका ध्रुव यहाँ पे होगा, मान लीजिए P1, इसका ध्रुव यहाँ पे होगा इस पोर्शन का, तो इसका केंद्र यहाँ पे होगा C1, इसका केंद्र होगा यहाँ पे C2। उसी तरह से इसको अगर हम देखेंगे तो इसको पूरा करेंगे तो एक गोला बनेगा, इसी तरह से इसको पूरा करेंगे गोला बनेगा। ये बायां है P1 होता है, दायां है P2, तो इसका जो है C2 इधर, इसका C1 इधर। ठीक, तो मुख्य अक्ष क्या होता है? तो जो 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि 2 वक्र पृष्ठ होते हैं, यहाँ भी 2 वक्र पृष्ठ होता है। बाएं वाले वक्र पृष्ठ को प्रथम, दूसरे वाले को द्वितीय। अब देखो तो 2 इसकी वक्रता त्रिज्याएं वाले भी होंगी, तो बाएं वाले पृष्ठ से जो वक्रता केंद्र तक मिलाएंगे, बीच की दूरी होती है प्रथम वक्रता त्रिज्या, और दाएं वाले से ध्रुव से और इसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो इनके बीच की जो दूरी होती है वो द्वितीय वक्रता त्रिज्या होती है। उसी तरह से इसकी R1, इसकी R2। ठीक, तो 2 वक्रता केंद्र होते हैं और 2 वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। दिमाग में याद रखना कि बाएं वाला वक्र पृष्ठ को प्रथम मानना और दाएं वाले को हमेशा द्वितीय मानना। अब इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 2 वक्रता केंद्र, 2 वक्रता त्रिज्या, 2 वक्रता केंद्र, 2 वक्रता त्रिज्या, है ना। जैसा हमने दर्पण में पढ़ा था या गोली पृष्ठों में पढ़ा था, ये वाले के मिड पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब इसका मुख्य अक्ष की बात आई तो
इसका वक्रता केंद्र जो है C1 इधर, इसका वक्रता केंद्र C2 इधर, तो दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख अक्ष कहते हैं। दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख अक्ष। क्या कहते हैं? मुख, है ना। तो लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग मुख अक्ष के नाम से जानते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब बात आती है इसके प्रकाशिक केंद्र का। जैसे उसमें आए थे वक्रता केंद्र था, दर्पण के लिए जो वर्क वक्रता केंद्र कर रहा था, है ना। लेंस में वही भूमिका जो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र निभाएगा। ठीक है। वहां पे क्या थी कि वक्रता केंद्र से आने वाली रेखा बिना उसी रास्ते पे वापस लौट जाती थी ना, बिना विचलित, बिना परावर्तित हुए, है ना, वापस उसी रास्ते से परावर्तन हो जाता था दर्पण में। ठीक है। तो उसी तरह से इसमें एक प्रकाशिक केंद्र होता है लेंस। तो लेंस 3 टाइप के होते हैं, है ना। तो अब हब क्या है? अब हेडिंग है दूसरी, प्रकाशिक केंद्र। दूसरा इसका दूसरी डिफिनेशन है प्रकाशिक केंद्र। जैसे कि हम इसको O से दिखाएंगे या किताबों में C से, ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है। देखिए प्रकाशिक केंद्र वो लेंस की बनावट पे निर्भर करता है। भीतर, लेंस के भीतर भी हो सकता है, लेंस के जो पृष्ठ होते हैं उस पर भी हो सकता है, और लेंस के बाहर भी हो सकता है। ये उसके बनावट पे होता है। लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ 2 लेंस, उत्तल, द्विउत्तल और द्विअवतल। तो इनके प्रकाशिक केंद्र जो होते हैं वो दोनों पृष्ठों के बीच में होते हैं। बाकी एक का पृष्ठ पर होता है और एक बाहर होता है, जो बाकी समतल उत्तल का पृष्ठ पर होता है। जैसे 3 होते हैं। जैसे इसका प्रकाशिक केंद्र जो होगा वो बीच में होगा, और इसका जो होगा प्रकाशिक केंद्र पृष्ठ पर होगा, और एक इसका होता है, इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो बाहर होता है, यहाँ पे होता है। इसको O कह लो, O कह लो, O कह लो, है ना। तो वो उसकी बनावट पर होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमें उत्तल अवतल लेंस पढ़ना है जिसके प्रकाशिक केंद्र क्या होते हैं? बीच में होते हैं। प्रकाशिक केंद्र कहाँ होते हैं? बीचों बीच होते हैं। कोई जरूरी नहीं बीच हो, उनकी वक्रता त्रिज्या से रिलेशन होता है। अभी हम बताएंगे कैसे हो रहा है। ठीक है। तो लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो देखा जाए तो मुख अक्ष पर स्थित वो बिंदु होता है जहां से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जो है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो वो पॉइंट क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे O से या C से लोग दिखाते हैं। जैसे कि इसकी बात करें तो ये उसका मुख अक्ष होगा। तो प्रकाशिक केंद्र मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती, है ना। ये यहाँ से आएंगी, आपतित होंगी तो अपवर्तित होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगी। तो अगर उस पॉइंट से होकर आ रही हैं यहाँ पे, तो पक्का है कि वो बिना विचलित हुए सीधे जाएंगी। अगर इधर उधर से जा रही हैं तो उनका अपवर्तन होगा, लेकिन प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएंगी तो उनमें कोई विचलन नहीं होगा। तो लेंस के भीतर मुख अक्ष पे स्थित वह बिंदु है जहां से होकर आने जाने वाली आपतित किरणें
अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, वो पॉइंट प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। या एक चीज और भी है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लेंस के पृष्ठ पे आपतित किरण और लेंस से निकलने वाली बाहर जो निर्गत किरण अगर परस्पर समांतर है, जैसे मान लीजिए इस पे एक रेस पड़ी और मान लीजिए यहां से निकली, ये निर्गत, अगर ये दोनों परस्पर पैरेलल है तो अपवर्तित किरण मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वो उसका प्रकाशिक केंद्र होगा। क्या होगा इसका? प्रकाशिक। अगर आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों परस्पर पैरेलल है, समांतर है, तो अपवर्तित जो इसके अंदर ही अपवर्तन होता है ना, तो वो मुख अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगी वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इस तरह से इसमें भी दिखा सकते हैं। ऐसे आई, मान लीजिए इधर से गई और ये मुख अक्ष है, तो ये इस तरह से काट दी, तो ये प्रकाशिक केंद्र है ना। ये क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र एक डिफिनीशन और है कि जो प्रकाशिक केंद्र, देखिए इस पृष्ठ का ध्रुव मान लेते हैं क्या है, मान लो बायां है P2 है, इसका ध्रुव क्या है, दायां है, अरे बायां है P1 और दायां है तो P2 है। एक परिभाषा इसकी और है कि प्रकाशिक केंद्र जो है वो बिंदु होता है जो लेंस की मोटाई को, लेंस की मोटाई क्या है, ये P1 P2 को क्या कहते हैं? लेंस की मोटाई कहते हैं। P1 P2 क्या कहलाता है? लेंस की क्या होती है? मोटाई होती है। तो प्रकाशिक, अब इसकी वक्रता त्रिज्या बाएं वाले के R1 कहते हैं, दाएं वाले का R2 कहते हैं। तो एक डिफिनीशन ये है कि जो प्रकाशिक केंद्र मुख अक्ष पे स्थित वो बिंदु है जो लेंस की मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांट देता है। यानी इसकी मोटाई को, ये पॉइंट देखो अगर यहाँ पे है तो ये अलग भाग हो गया, ये अलग भाग, इनकी मोटाई दो पार्ट किया ना, एक पार्ट दो पार्ट, लेकिन ये जो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग OP1 OP2, इनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित होता है। ये इसकी डिफिनीशन है। ये भी होता है, ठीक है, कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है। मतलब अगर OP1 OP2 अनुपात वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। तो अगर वक्रता त्रिज्याएं, तो उत्तल, द्विअवतल और द्विउत्तल, द्विउत्तल द्विअवतल का जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस के भीतर होता है। ठीक बीच में होता ये कंफर्म नहीं है। ठीक बीच में कब होगा? जब दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, तो OP1 बराबर OP2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि OP1 ये बराबर ये तभी होगा जब ये सेंटर पे होगा, ये बराबर ये तभी होगा जब ये सेंटर पे होगा। यानी इनके लिए ये बीच में होता। बीच में क्यों होता है? क्योंकि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं विपरीत चिन्ह की होती है। बाएं पृष्ठ का देखा जाए तो ये इधर नापा जाएगा तो प्लस है, दाएं पृष्ठ का देखा जाए तो ये इधर नापा जाएगा, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों विपरीत चिन्ह की होती हैं, तो इसलिए ये भी विपरीत चिन्ह के होंगे। इसका मतलब एक दिशा में नापा जाएगा, दूसरा एक दिशा में नापा जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि OP1 एक दिशा में अगर नापा जाएगा तो OP2 क्या हो जाएगा? दूसरे दिशा में नापा जाएगा।
यानी कि इसका मतलब हुआ कि P1 P2 एक डायरेक्शन में नहीं होके विपरीत डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये तभी संभव है जब इनका प्रकाशिक केंद्र O कहाँ हो, बीच में हो, तभी तही एक डायरेक्ट इधर नापा जाएगा, इधर नापा जाएगा, है ना। यानी कि ये OP2 इस डायरेक्शन में हो गया, OP1 उस डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों विपरीत डायरेक्शन में होंगे क्योंकि ये अनुपात होता है। तो ये विपरीत चिन्ह के होते हैं तो ये भी तो विपरीत होना चाहिए। इसका मतलब OP1 एक डायरेक्शन में नापना चाहिए, OP2 विपरीत डायरेक्शन में नापना चाहिए। ये तभी संभव है जब P1 P2 विपरीत डायरेक्शन में हो और उसका जो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक बीच में। ठीक, तो इस तरह से उत्तल अवतल का जो होता है वो प्रकाशिक केंद्र बीच में होता है, मतलब लेंस के भीतर होता है। लेकिन अगर बीच में कब होता है, जब इनकी वक्रता त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो ठीक बीच में होता है। क्या होता है, ठीक बीच में होता है। और बाकी दो लेंसों के लिए वो इसी पे आधारित है ना, इसी से आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाकी लेंसों की बात करें तो जैसे अगर हम इस लेंस की बात करें दूसरे के लिए, ये है समतल उत्तल की बात करें तो अभी हम जानते हैं कि इसी से डिस्कस करें। ये हमारी डिफिनीशन है प्रकाशिक केंद्र की, है ना, मैथमेटिकल डिफिनीशन है। तो ये R1/R2 होता है। अब यहां से देखिए कि जो समतल पृष्ठ होता है इसकी ये बायां है तो R1 क्या हो जाएगा भाई, ये दाहिना है, समतल उत्तल है ये, तो इसकी वक्रता त्रिज्या R1 इनफाइनाइट होगी और R2 की R है, मान लीजिए R2 तो रहेगी, R2 है, इसकी इनफाइनाइट होगी। तो इसको आप ऐसे देख लीजिए, उलट दीजिए, OP1 तो हो जाएगा R2 R1, तो R2 बटे इनफाइनाइट मतलब 0, है ना। तो OP2 OP1 0, तो है इधर ले आएंगे 0, तो यानी OP2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना। OP2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब O और P2 के बीच की दूरी क्या है, 0 हो गई। जैसे ये P2 है और है P1 है। O हमारा क्या है, प्रकाशिक सेंटर, ये डिफिनीशन है ना, डिफिनीशन यही है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मोटाई को, मान लो यही प्रकाशिक केंद्र है, तो इसकी मोटाई को उनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। O क्या है, प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र और उसके पीछ, ये मान ले, अगर यहाँ मान लेते हैं कि O यहाँ है, लेकिन O हमने देखा, हमने गणित लगाया, देखा कि OP2 क्या है, 0 आ गया, मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, 0 आ गई। इसका मतलब O खिसक कर कहाँ आ गया, इस पे। तो समतल उत्तल के लिए प्रकाशिक केंद्र पृष्ठ पर होता है, और किस पृष्ठ पर होता है, वक्राकार पृष्ठ पर होता है। कहाँ पे होता है, वक्र वाले पृष्ठ पे होता है, क्योंकि OP2 ही 0 होता है ना, वक्र पृष्ठ पर होता है। इसी तरह से इसकी बात करें तो अवतल उत्तल की, एक पृष्ठ अवतल हो जाएगा, दूसरा उत्तल हो गया। अब देखिए ये बायां है, इसका भी सेंटर यहीं कहीं होगा, है ना, ज्यादा वक्र है, और ये कम वक्र है तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। ये मान लीजिए P1 है और ये P2 है, और ये R1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये R2 है। परिभाषा हमारी है OP1 OP2 R1 R2। यहां से देख रहे हैं दोनों को एक डायरेक्शन में नापा जा रहा है, दोनों को क्या है, एक डायरेक्शन में नापा जा रहा है ना। R1 R2 सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब सेम चिन्ह के होंगे, इसलिए ये भी क्या होंगे, सेम चिन्ह के होंगे। यानी OP1 और OP2 को भी एक ही दिशा में नापना होगा।
यानी कि O ऐसे जगह हो जहां से दोनों एक दिशा में नापना होगा। ठीक, या तो O अब यहाँ होगा ताकि OP1 OP2 देखिए एक ही दिशा में, या तो O इधर होगा OP1 OP2 एक ही दिशा में। ये तो क्लियर होगा कि O जो है इस लेन से बाहर होगा, तभी तो दोनों एक दिशा में नापे जाएंगे, क्योंकि ये R1 R2 एक दिशा में है, OP1 OP2 भी एक दिशा में होने चाहिए। तो यानी O या तो इधर होगा ताकि OP2 OP1 एक डायरेक्शन में हो गए, या तो इधर हो तब भी OP1 OP2 एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे नापा जाए, वो पहले के लिए आया था। अब ये देखना है कि O किसके करीब होगा, इसके कि इसके। अब देखना है कि O किसके करीब है। अब इसमें देखेंगे कि किसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है। देखिए जो कौन ज्यादा वक्र है, ये ज्यादा वक्र है और ये कम वक्र है। तो जो ज्यादा वक्र है उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होगी, और जो ज्यादा कम वक्र है उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी, क्योंकि वक्रता बराबर होता है 1/, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसलिए R1 यहाँ पे देखिए स्मॉलर होगा, R2 ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब है R2 इसकी वक्रता त्रिज्या है, तो OP2 बड़ा होगा, OP1 छोटा होगा, यानी कि OP1 स्मॉलर देन OP2। ये छोटा तो ये भी छोटा, ये बड़ा तो ये भी बड़ा। इसका मतलब है कि OP1 बड़ा होना चाहिए और OP2 छोटा, और दोनों एक डायरेक्शन में नापना। तो देखिए अगर O इधर होगा तो OP1 तो छोटा हो जाएगा, कौन ज्यादा बकरी है, ये ज्यादा मुड़ा हुआ है, ये थोड़ा कम। ये दाएं था, ये बाएं था, ये सारी बाएं था, ये दाएं था। तो इसकी वक्रता त्रिज्या दूसरे वाले का, बाएं वाले को मान लिया R1 है और दाएं वाले को मान लेते हैं R2 है। तो ये बड़ा था, OP1/OP2 R1/R2। तो R2 बड़ा है तो OP2 बड़ा हो जाएगा। सॉरी, इसमें गलती हो गया। गलती ये हो गया कि जो मुड़ाव होता है वो पीछे वाले का ज्यादा होता है, हम उल्टा बोल दिए। पीछे वाले का R2 होगा, यही होगा, और ये वाले का बड़ा होगा R1। ये ज्यादा वक्री पीछे वाला है, ये देखिए ज्यादा वक्र है और ये कम ही वक्र है ना। ज्यादा वक्र कौन है, पीछे वाला। तो इसकी वक्रता ज्यादा वक्री है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी, यही कम वक्री है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी, हम उल्टा बोल दिए है ना। देखिए मुड़ा कौन ज्यादा, ये ना देखने से वक्र कौन ज्यादा लग रहा है, पीछे वाला, ये कम लग रहा है। तो इसका मतलब R1 ग्रेटर देन R2 हुआ। तो यहाँ से OP1 ग्रेटर देन OP2 होगा, क्योंकि R1 बड़ा तो ये बड़ा, R2 छोटा तो ये छोटा। अब देखिए अगर O इस साइड रखते हैं, अगर मान लीजिए इस साइड रखते हैं तो OP1 छोटा हो जाएगा, OP2 बड़ा हो जाएगा। तो ये
गलत हो जाएगा। इसीलिए O इस साइड होगा, देखिए OP2 छोटा OP1 बड़ा, यानी ये सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रकाशिक केंद्र बाहर तो होगा लेकिन जो ज़्यादा वक्र है उस पृष्ठ के करीब होगा। ठीक है, जो ज़्यादा वक्री है उस पृष्ठ के क्या होगा, करीब होगा। तो इस सब पे ध्यान नहीं देना, हमको दो लेंस पढ़ने हैं, उत्तल और अवतल, जिसका प्रकाशित केंद्र इनके बीच में होता है, मुख अक्ष पर इनके बीच में होता है। ठीक है, अब मुख्य फोकस अथवा फोकस, यानी कि मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल, इनके बारे में देखिए। दो मुख्य फोकस होंगे क्योंकि दो पृष्ठ हैं। लेंस में अपवर्तन के कितने पृष्ठ हैं, दो हैं। दो फोकस दूरी होंगी, दो फोकस तल भी दो होंगे। ठीक है, तो मुख्य फोकस को निर्धारित करने के लिए, जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा था, जो इसे पहला प्रथम फोकस और फोकस तथा फोकस दूरी है ना, जिसको हम लोग F डैश और इसको कैपिटल F या F1 F2 से दिखा सकते हैं। अब इसमें जैसे पहला फोकस निर्धारित करने के लिए, अब जानते हैं कि ये उसका प्रकाशिक केंद्र बीच में होता है। अब इसके लिए अभी हम क्लियर कर लेंगे। अभी आगे हम लोग लेंस के किस प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, वो डिटेल में बताएंगे कि हमें इसमें अध्ययन जो करना है वो पतले लेंस के बारे में करना, और पतला लेंस क्या होता है इसको भी बताएंगे। यानी इसकी मोटाई को नगण्य मानेंगे, जीरो मानेंगे। हमें पढ़ना है पतले लेंस के बारे में, वो लेंस जिसके दोनों पृष्ठ आपस में सटे हों, मतलब मोटाई बिल्कुल ना हो, यानी इनकी वक्रता त्रिज्या की तुलना करें, इनकी मोटाई तो बहुत कम हो, यानी नगण्य मान सकते हैं। यानी दूरी यहाँ से नापें चाहे यहाँ से नापें, कोई फर्क नहीं। तो देखिए, प्रथम फोकस के लिए मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है, तो ये कहलाता है F डैश, प्रथम फोकस। अवतल लेंस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इसमें मुख्य अक्ष पे स्थित वो बिंदु जिसकी ओर आने वाली, क्या करेंगे, जिसकी तरफ, जिसके तरफ आने वाली प्रकाश के अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है, समांतर। तो ये कहलाता है प्रथम फोकस, और यहां से यहां तक की इसकी दूरी कहलाती है प्रथम फोकस दूरी। क्या कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी। क्या कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी दूरी क्या कहलाती है। अब देख रहे हैं कि ये प्रथम फोकस अगर देखा जाए तो ये इसके बाएं तरफ है और इसका प्रथम फोकस इसके दाएं तरफ है। तो प्रथम फोकस दूरी और चिन्ह परिपाटी का ध्यान देंगे तो जिस तरह से दर्पण में, अभी हम परिपाटी भी बता देते हैं यहीं पे, कि जिस तरह से दर्पण में सभी दूरियां जो है प्रकाश ध्रुव से नापी जाती थी, लेंस में सारी दूरियां O से नापी जाएंगी, यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। लेंस में सभी दूरियों को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। जैसे दर्पण में सभी दूरियों को कहाँ से नापा जा रहा था, ध्रुव से नापा जा रहा था, उसी तरह से इसमें कहाँ से नापा जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से। अब वही चीज है, प्रकाशिक केंद्र से बाएं नेगेटिव, दाएं पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव, वस्तु सदैव बाएं तरफ रखी जाएगी।
यानी आपतित किरण के डायरेक्शन में पॉजिटिव, आपतित किरण के विपरीत डायरेक्शन में नेगेटिव। तो इस हिसाब से प्रथम फोकस देखो नेगेटिव होता है, प्रथम फोकस दूरी भी इसकी नेगेटिव होती है, और अवतल लेंस की प्रथम फोकस पॉजिटिव और प्रथम फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब आते हैं इसके द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी के बारे में, जो कि मुख्य होता है ना। द्वितीय फोकस तथा फोकस दूरी, द्वितीय फोकस तथा फोकस दूरी। इसके लिए क्या करेंगे, प्रकाशीय केंद्र इसका बीच में होता है, मुख्य अक्ष ये है, प्रकाशीय केंद्र इसका बीच में होता है और ये मुख्य अक्ष। इसके लिए क्या है डेफिनेशन कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। ठीक है, अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है मिलती है वो द्वितीय फोकस कहलाता है ना, जिसको हम एफ कह लें। और इसमें क्या है कि अपवर्तन के बाद हालांकि समांतर आएंगी तो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगे, लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि यहां पे आएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हैं, इसमें कहेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे जिस बिंदु पे काटती है और यहाँ पे क्या है कि जिस बिंदु से होकर फैलती हुई या जिस बिंदु से आती हुई है ना प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। ये द्वितीय फोकस और यहाँ पे ये द्वितीय फोकस। ठीक है, और प्रकाशीय केंद्र से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और ये द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी को लेंस के लिए मुख्य माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि द्वितीय फोकस इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, द्वितीय फोकस दूरी इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। इसलिए याद रखना चिन्ह परिपाटी के हिसाब से उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से ये दाएं नापी जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से ये बाएं नापी जाएगी, ये धनात्मक होगी, ये ऋणात्मक होगी। इसका फोकस धनात्मक, इसका फोकस ऋणात्मक होता है। और द्वितीय फोकस दूरी प्रमुख मुख्य फोकस दूरी मानी जाती है। अब बात आती है फोकस तल की। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस तल की भी बात हो जाए। जिस तरह से दर्पण में हमने पढ़ाया था उसी तरह से इसमें भी फोकस तल की बात हो रही है ना। ये है लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र, ये मुख्य अक्ष, ये अवतल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष। इसके दो फोकस होते हैं, एक एफ डैश और एक एफ, प्रथम द्वितीय, और इसका प्रथम इधर होता है और द्वितीय क्या होता है इधर। फोकस क्या होता है, फोकस होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम या द्वितीय फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ये तो दो फोकस तल भी होते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए और मुख्य फोकस से होकर जाना चाहिए, चाहे वो प्रथम फोकस से होकर जाए चाहे वो द्वितीय फोकस से होकर जाए। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो फोकस पे जाके फोकस तल में फोकस पे केंद्रित होगी। फोकस तल में कहां पे केंद्रित होगी, फोकस पे। लेकिन अगर मान लीजिए इसके समांतर नहीं प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक, तो ये फोकस तल के किसी बिंदु पर जाके कन्वर्ज हो जाएगी।
लेकिन होगी तो फोकस तल में ही होगी। अगर मुख अक्ष के पैरेलल आएगी तो फोकस पे कन्वर्ज होगी, फोकस तल में ही। अगर मान लीजिए पैरेलल आएगी, मुख अक्ष के समांतर ना हो, तो फोकस तल में कहीं पे जाकर कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो ये होता है। तो मुख अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है, ये है। और यहां पे एक चीज और बता दें कि इसमें अगर लेंस के दोनों तरफ का माध्यम अगर समान हो, लेंस के दोनों तरफ का माध्यम अगर समान हो, हालांकि आगे हम अभी पढ़ाएंगे, इसलिए लेंस के दोनों तरफ का माध्यम अगर समान हो तो दोनों फोकस दूरियां बराबर होती हैं और विपरीत चिन्ह की होती हैं। ये अभी हमने पीछे उसमें कहा, अगर इधर भी y हो और इधर भी y हो। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग माध्यम हो, जैसे यहाँ पे ये कोई मीडियम हो n1 अपवर्तनांक का, यहाँ n2 हो, यहाँ n3 हो, तो यही रिलेशन ऐसे बनता है अगर मान लीजिए 1n3 बराबर n हो तो यही आ जाता है fs। इसे हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तब फोकस दूरी दोनों बराबर नहीं होगी जब यहाँ का मीडियम अलग और यहाँ का मीडियम अलग हो। अगर दोनों मीडियम सेम है तब तो दोनों फोकस दूरी बराबर होंगी, लेकिन विपरीत चिन्ह की, एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, दोनों पृष्ठों की। दोनों पृष्ठों की नहीं, सॉरी, मतलब प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी बराबर और विपरीत चिन्ह की। अब हम लोग जो है प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ लेते हैं। मेन चीज है प्रतिबिंब बनाने के नियम है ना, और प्रतिबिंब का बनना जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस से बाकी इंपॉर्टेंट चीज इसकी हम लोग पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन था, जैसे लेंस की क्षमता डिटेल में पढ़ेंगे, रेखीय आवर्धन डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे, है ना। तो वो तो पढ़ेंगे तो उसको पढ़ाएंगे, इसीलिए हम इसको लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि इसको हमको खत्म करना है। तो हम चाहते तो वहीं से शुरू कर देते, लेकिन हम थोड़ा सा अभी पतला लेंस क्या होता है अगले टर्म में लिखाएंगे, क्योंकि हम सारे डेरिवेशन पतले लेंस के करेंगे, यानी उसकी मोटाई, उसकी वक्रता इतनी बड़ी हो कि मोटाई को हम 0 मानेंगे। तो लेंस से प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनाने का नियम, ठीक। इसमें भी 3 नियम है प्रमुख रूप से, है ना, द्वितीय तृतीय चतुर्थ का, चतुर्थ नियम भी कह सकते हैं। तो 3 ही नियम प्रमुख, तीनों का ही उपयोग करना। जैसे पहला नियम ये है कि प्रकाशिक केंद्र इनके बीच में होते हैं, वो से दिखाएंगे। इसके प्रथम फोकस इधर है, वो मान लो f' या f1 f2 से दिखाते हैं, चलिए, है ना। इसका f2 इधर होता है, f1 इधर। तो जो लेंस का पहला नियम यही है कि मुख अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, समांतर आएगी तो कहां से होकर आएगी, फोकस से। ये पहला नियम याद करिए कि अगर समांतर आएगी तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, समांतर आएगी तो अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी अवतल लेंस। दूसरा इसी का उल्टा है, हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी, जस्ट अपोजिट, अगर फोकस से होकर आ रही है तो अपवर्तन के बाद पैरेलल हो जाएगी। अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। सपोज करिए कि कोई रेस जो है फोकस की तरफ आ रही है ना, जैसे यहां से फोकस की तरफ क्या है, आ रही,
अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, समांतर है। ये जैसे है, ये दूसरा नियम है। अभी जैसे हमने फोकस की डिफिनेशन पढ़ी है प्रथम द्वितीय, उसी पे पहला दूसरा नियम आधारित। अब जैसे कोई रेस फोकस की तरफ आ रही हो तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। उसी तरह से देखिए फोकस से होकर आ रही है तो अपवर्तन के बाद कैसे होगी, समांतर। ये दूसरा नियम। तो पहला और दूसरा एक दूसरे के अपोजिट नियम होते हैं। तीसरा नियम क्या है, इसी में देख लीजिए। तीसरा यह है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण में किरणें जो है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, बिना मुड़े हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती हैं। जैसे इसमें आई तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी, जैसे आएगी तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी। ये 3 प्रमुख नियम है। पहला, समांतर आई तो फोकस से होकर गई। दूसरा, फोकस से होकर आएगी तो समांतर हो जाएगी। तीसरा, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी तो बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधे, बिना टेढ़ा मेढ़े हुए सीधे निकलेगी। ये 3 प्रमुख नियम है। इन्हीं को आधार बना करके हम लेंस से प्रतिबिंब बनाने का प्रतिबिंब बना सकते हैं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रेस का होना जरूरी है, और दोनों रेस जहां काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। इसमें हम बता दें कि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, रेज रियल में अपवर्तित होकर दूसरे तरफ आ रहे हैं। तो जो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा, वो वास्तविक होगा। और जो लेंस के पहले ही जिधर वस्तु है उधर बनेगा अगर, तो वो आभासी होगा, क्योंकि रेज रियलिटी में इस साइड आती है, उधर नहीं जाती है। ठीक है ना। ठीक। तो अब हम लोग केवल जल्दी से प्रतिबिंब बनाने का नियम देख लेते हैं। अवतल उत्तल से 6 कंडीशन में उत्तल लेंस से होता है, क्योंकि अवतल लेंस में तो प्रतिबिंब जो है, जिस तरह से उत्तल दर्पण की जो कंडीशन है वही अवतल लेंस की कंडीशन है ना। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। तो चलिए इसमें बता देते हैं। जैसे कि देखिए, ये प्रकाशिक केंद्र, अरे ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है। इसका फोकस F2 या F मानते हैं, इसका F1 है। चलिए F डैश। इसका डबल जो है यहाँ पे होता है 2F2, जो दर्पण में C का काम करता था। दर्पण में क्या काम करता था, वक्रता केंद्र, जो C फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या होती थी उसमें, यहाँ से आता। अगर इस पृष्ठ का अगर हम वो खींचें, केंद्र तो यहीं पड़ेगा ना। तो देखिए पहला क्या है, पहला है कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। तो देखिए अनंत पे वस्तु होती है तो वहां से रेस कैसी आती है, पैरेलल आती। कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। ठीक है। तो जाहिर सी बात है पैरेलल रेज आएंगी तो कहाँ पे जाके फोकस होंगी, फोकस पे। प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगी, फोकस पे। तो जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, बहुत वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा, मतलब बिंदु आकार का बनेगा। इसका उल्टा सीधा कोई मतलब नहीं रखता है। अगर प्रतिबिंब बिंदु आकार का बन रहा है तो उसका उल्टा सीधा कोई मतलब नहीं रखता है ना। ठीक। तो ये हो गया। ठीक। बाकी आप हाई स्कूल की किताब में देख सकते हैं। अब इसी के बाद से शुरू होगा वो मेन चैप्टर, है ना। अब देखिए यहाँ पे
2 था। अब दूसरी कंडीशन थी, इसी को अपोजिट कर लिया जाए, मतलब पहले का उल्टा, कि वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पे। वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पे। तो वस्तु अगर फोकस पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब सपोज करिए कि वस्तु फोकस पे रखी है। देखिए पहला नियम लगाइए कि समांतर आएगी तो फोकस से होके जाएगी, दूसरा नहीं आप तीसरा लगाइए, इससे होकर आएगी तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो ये पैरेलल है, कहीं मिलेंगे नहीं तो माना जाएगा अनंत पे मिलेंगी। तो देखिए पहले का जस्ट उल्टा, अगर फोकस पे रखिए बस अनंत पे रखिए तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखिए तो अनंत पे बनेगा। अब लेंस के अपोजिट साइड मतलब दूसरी दिशा में दाहिने साइड बन रहा है तो जाहिर सी बात है वो वास्तविक उल्टा उससे बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, ये तो हो गया। ठीक, अब चलिए इसी में देख लेते हैं तीसरा और फिर तीसरे का उल्टा। दो कंडीशन है ऐसी हैं इसमें जिसका उल्टा नहीं होता। तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु जो है अनंत और दुगनी फोकस दूरी के बीच में रखा हो, यहां है ना, यानी यहां वस्तु रखी, उसमें क्या हम लोग कहते थे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो पहला नियम तो श्योर लगेगा, पहला नियम लगाइए तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अब प्रतिबिंब जानते कहां बनेगा, जैसे उसमें फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता था, है ना, इसमें भी बनेगा लेकिन छोटा बनेगा क्योंकि वस्तु दूर कर दिया हम। और दूसरा कहां से ले लेंगे, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से ले लीजिए। इसमें पहला तीसरा नियम ज्यादा लगता है। देखिए दर्पण में तो पहला दूसरा ज्यादा लगता है, तीसरा बहुत कम लगता है, या तीसरा भी लगा सकते हैं पहला तीसरा, लेकिन इसमें पहला तीसरा बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक, क्योंकि आप फोकस से भी ले सकते हैं, बहुत करेंगे आप फोकस से लेंगे तो ये समांतर हो जाएगी तब भी काटेगी। तीनों लगा सकते हैं, हमने तीनों नियम लगा दिया। तो देखिए हमने जब दुगनी फोकस दूरी और अनंत के बीच में रखा तो फोकस दूरी दुगनी फोकस दूरी के बीच में बना, वास्तविक बना क्योंकि दूसरी तरफ है वास्तविक उल्टा और बस से छोटा, वास्तविक उल्टा और बस से छोटा, वास्तविक उल्टा और बस से छोटा। अब चलिए इसी का उल्टा देख लेते हैं। अब इसी का उल्टा देख लेते हैं। ये F1 है, ये 2F1, इधर F2 है, 2F2, यानी आप वस्तु को इसमें रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए निगाह समांतर आएगी, फोकस से होके जाएगी, पहला लगा दिए, दूसरा आप लगा सकते, तीसरा लगाइए, प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो बिना विचलित के सीधे निकल जाएगी। प्रतिबिंब देखिए यहाँ बना। ठीक, उसी का अपोजिट है ना, यानी कि वस्तु फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच में, फोकस दूरी रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दुगनी फोकस दूरी और अनंत के बीच में, वास्तविक उल्टा और बस से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा और बस से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा और बस से बहुत बड़ा। दो कंडीशन और इसमें जो उसका अपोजिट नहीं होता, चलिए उसमें भी देख लेते हैं। ठीक है ना, दर्पण के केस में वो चीज वक्रता केंद्र में रखी जाती है, इसके केस में वो चीज दुगनी फोकस दूरी पे रखी जाएगी। चलिए यानी कि पांचवा है ना, चार्ट हो गया। जब वस्तु
लेंस के दोगुनी फोकस दूरी पे रखा हो और रखी हो, यानी कि ये चीज ये F1 है, 2F1 और यहाँ F2, 2F2। तो दर्पण के केस में क्या था, वक्रता केंद्र वहीं बनता था, उतना ही बड़ा, अपोजिट यानी वास्तविक उल्टा। तो हम चलिए यहीं पे रखते हैं। पहला नियम लगाए, समांतर आई फोकस से होकर गई। दूसरा नियम लगाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि काटेगी यहीं, मतलब बनेगा वहीं, आप लोग पहले ही बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2F। तो इसमें देख रहे हैं पहला तीसरा ही नियम लग रहा है। पहला तो मस्ट है दर्पण के केस में भी और इसके केस में लगेगा, ठीक है। ये पांचवा, छठवां एक है जिसका इसका अपोजिट नहीं होता। यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जहाँ पे रखा गया था वहां बनता है। छठवां केस है कि जब जिसका उपयोग हम उसमें करते हैं, क्या नाम है, सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी हो, खगोलीय दूरदर्शी हो, कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी हो, कि वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को रखते हैं कहाँ पे, यह है उसका फोकस, ये दुगनी फोकस दूरी, द्वितीय फोकस, दुगनी फोकस दूरी, यहाँ पे रखते हैं प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। नियम लगाइए, समांतर आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक। और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होके निकालेंगे तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। देखिए इसमें गैपिंग है, बाहर जाएगी तो फैलती हुई जाएगी, और इसे हम पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कहीं से आ रही है मिलते हुए। तो इसलिए देखिए इसी मीडियम, इसी साइड जिधर वस्तु रखी उसी साइड प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो ये आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब से जो रेज होती हैं वो आती हुई प्रतीत होती हैं, और आभासी वस्तु पे रेज जो है मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कोई वस्तु आभासी है तो वहां पे रेज मिलती हुई प्रतीत होती है। ये ठीक है। तो इसी कंडीशन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शियों में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो उधर ही बनता है जिधर वस्तु रखी जाती है, क्योंकि रेज रियल में तो इधर चली गई, वो तो हमने पीछे बढ़ाने पे लगा कि यहाँ से आ रही है, तो हमें यहाँ पे आभास होता है कि वस्तु यहाँ पे है, उसका प्रतिबिंब दिखता है, तो वो बहुत बड़ा बनता है। तो सूक्ष्मदर्शियों में छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है, तो हम उसमें वस्तु को ऐसा करते हैं कि जो आगे वाला लेंस होता है उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए, ताकि उसका आभासी बड़ा प्रतिबिंब बन जाए जिसको हम देख लें, ठीक है। तो ये कंडीशन थे जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब है उत्तल, अब क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बनता है, चाहे वस्तु उसके सामने कहीं भी रखी हो, है ना, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ही बनता है। लेंस के सामने वस्तु कहीं भी रख दो, जैसे दर्पण में था ध्रुव और फोकस के बीच में बनता था, उसी तरह लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब जो है वो प्रकाशिक केंद्र, जो ध्रुव का काम करता था दर्पण में, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस यानी के बीच में ही बनता है।
बशर्ते अगर प्रतिबिंब वस्तु को अनंत पे ले जाएंगे तो प्रतिबिंब आके फोकस पे आ जाएगा। ठीक है, इधर इसका क्या होता था, दूसरा वाला होता था, पहला इसका इधर होता था। वस्तु को मान लीजिए कहीं भी रख दें, यहीं पे रख दें, कहीं भी रख दें ना, चलिए यहीं पे कहीं भी रख दो, तो इधर समांतर पहला नियम लगाएंगे तो ये इधर चली जाती है, लेकिन पीछे बढ़ाने पे लगता है कि यहाँ से आ रही है फैलती। और दूसरा आप प्रकाशिक केंद्र से होकर ले लीजिए तो बिना बिचले तो सीधे निकल जाएगी। तो देखिए, हाँ एक चीज और है कि जिधर वस्तु होता है प्रतिबिंब भी उधर ही बनता है। हमेशा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो लेंस के सामने वस्तु कहीं भी रख जाए, प्रतिबिंब हमेशा छोटा बस से आभासी सीधा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ही बनता है। फोकस के बीच में ही बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। हाँ, अगर यही वस्तु को हम अनंत पे लेके चले जाएं तो वही खिसक करके फोकस पे आ जाता है। अगर मान लीजिए यही अनंत पे ले जाएं वस्तु को तो वो प्रतिबिंब खिसक के फोकस पे आ जाएगा। तो अनंत पे से प्रकाश किरणें समांतर आती हैं, क्योंकि बहुत दूर से आती हैं तो समांतर आती हुई मानी क्या जाती है, समांतर आती। तो समांतर आएंगे तो फैल जाती हैं, लगता है कि फोकस से होकर के आ रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस। बिंदु आकार का छोटा, वास्तविक नहीं आभासी बनता है। तो बिंदु आकार का बनता है तो उल्टा और सीधा कोई फर्क नहीं रखता ना। तो ये कंडीशन है इसमें, ठीक है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि एक आता है लेंस का फार्मूला, तो वो हम लोग वहीं पे प्रूफ कर देंगे जब हम इसे पतले लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करेंगे। 1/f करके ये एक सूत्र हम जिसको हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, प्रूफ करेंगे। तो वहीं लेंस के लिए, लेंस की फोकस दूरी के लिए एक सूत्र प्रूफ कर देंगे। ये इसी से रिलेटेड ये है ना। तो हमें ये पढ़ना है, ये प्रूफ है, और ये जो है प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, सीमित आकार की अगर कोई वस्तु है तो इसके लिए ये प्रूफ कर सकते हैं, है ना। जैसे दर्पण में हमने दर्पण की दर्पण समीकरण प्रूफ किया था, सिमिलर ट्रायंगल सममित समरूप त्रिभुज की कंडीशन लगाकर, तो वैसे इसको भी लगा करके प्रूफ किया जा सकता है। ठीक, तो हमने जल्दी से हमने सिर्फ इसके एक इंट्रोडक्शन देखा, ये लेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है, लेंस के डिफिनीशन, प्रकाशिक केंद्र क्या है, और मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या है, इसके 2 वक्रता त्रिज्या होते हैं क्योंकि 2 वक्र पृष्ठ होते हैं, 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखा। और फिर इसके बाद इसके प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, प्रतिबिंब का बनना, है ना। सारी चीज़ें जो भी थी क्रम वाइज हमने देखा। एक इंट्रोडक्शन था क्योंकि ये सिलेबस में था नहीं, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ाते तो हमें अधूरा सा लगता। तो जिसको लगेगा कि इसे पढ़ना चाहिए तो वो वीडियो पढ़ेगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। हम अब अगले वीडियो से, लेक्चर से इसका रियल जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे कि पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, है ना, यानी लेंस मेकर फार्मूला, लेंस की क्षमता, रेखीय आवर्धन, और ये वाला सूत्र भी कंपेयर करके देखेंगे कि ये लेंस के फोकल दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच का फार्मूला है। ठीक, तो इसे प्रूफ भी किया जा सकता है ना। वही सिमिलर समरूप ट्रायंगल के हिसाब से कोई एक इमेज लेकर के समरूप ट्रायंगल से
वो इमेज आप फोकस प्रथम फोकस द्वितीय फोकस दूरी के बीच लेंस अवतल लेंस लेकर के इसे प्रूव कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल लेकर। शायद अगर किताबों में दिया है तो आप देख सकते हैं। फिर भी हम वहां पे भी इसको प्रूफ करेंगे, कंडीशन लेंगे, उस कंडीशन से हम दिखाएंगे कि ये इसके बराबर होती है ना। जैसे कि आप इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये F1 है, 2F1 है, F2 है, 2F2 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे वस्तु को यहाँ पे ले लीजिए तो इसका प्रतिबिंब बनाइए, फोकस से होकर जाएगा, प्रकाशित केंद्र से लीजिए, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो आप देखिए ए बी है ना, ए डैश बी डैश ले लीजिए तो देखिए एक ट्रायंगल आप ये ले सकते हैं और ये ले सकते हैं। ठीक, फिर दूसरा आप ये वाला ले सकते हैं और ये वाला फिर से कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए ये वाली दूरी को आप वस्तु की दूरी u कह सकते हैं, ए वाली दूरी को आप v कह सकते हैं। सारी दूरियां प्रकाशित केंद्र से नाप सकते हैं। और ये वाली इसी वाली ट्रायंगल को लेना इसलिए ज़रूरी है कि यहीं से हमारा फोकस दूरी मिलेगा। तो एक बार ये दोनों को सिमिलर दिखाइए, एक बार इन दोनों को सिमिलर दिखाइए, है ना। ठीक, तो आप जो है सिमिलरिटी लगा करके उसको प्रूफ कर सकते हैं, जैसे दर्पण में प्रूफ किया था। एक बार इनको और इसको ले लीजिए, एक बार इन दोनों को। ठीक, तो आप जो है इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। फिर भी इस रिजल्ट तक हम आएंगे। पतले लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जब हम पढ़ेंगे, लेंस मेकर फार्मूला, तो यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप जानिए कि ये होता है। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम समाप्त कर देते हैं और अपने मेन टॉपिक के साथ, जो कि परीक्षाओं में अक्सर जहाँ से पूछा जाता है, उसके साथ अगले वीडियो लेक्चर में फिर शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक नए टॉपिक के साथ फिर आगे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।